ठीक है भाई, एक तो कानून पूरा कंप्लीट हो गया, उसमें कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में देख लो, कोई डाउट होगा तो ना अभी भी। फिर आज से नया टॉपिक शुरू करते हैं, उसका नाम रहेगा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। वही था ना? ठीक है, शुरू करें फिर। देखो आज का जो हमारे पास टॉपिक है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 याद रहेगा, ये हमारे पास समझ में आया? ठीक है, यहां तक तो ध्यान देना। जो हमारे पास सिविल अधिकार जो संरक्षण अधिनियम के बारे में अगर बात करोगे, प्लीज बोर्ड में ध्यान दो। जो हमारे पास सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम अगर बात देखा जाए, ये किस तिथि से लागू हुआ है, तो ध्यान देना ये लागू हुआ है 1 जून 1955 को। याद रहेगा, जो हमारे पास सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है, ये 1 जून 1955 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। ठीक है, यहां तक। और ध्यान देना क्यों लागू किया है, तो ध्यान देना बेसिकली लिखा भी है, जो हमारे पास नागरिक अधिकार है, जो हमारे पास सिविल राइट्स है, सिविल अधिकार के संरक्षण के लिए बनाया गया कानून है। आ गया समझ में? ध्यान देना, जो हमारे पास सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की बात करोगे, लागू कब हुआ है? 1 जून 1955 को। ठीक है, यहां तक। क्यों बनाया गया इस कानून को? तो सिविल अधिकार की संरक्षण करने के लिए। आ गया समझ में? इतना ठीक है, यहां तक इसको याद रखना। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अब देखो ध्यान देना, जो हमारे पास भारतीय संविधान है, जो हमारे पास भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का जो हमारे पास आर्टिकल 17 क्या बोलता है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी। ठीक है, याद रहेगा। ध्यान देना, भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 क्या बोलता है? अस्पृश्यता का अंत। याद रहेगा बेटा। तो ध्यान देना, अस्पृश्यता का अंत होने के बाद जो अधिकार हमें प्राप्त होता है, ठीक है, अस्पृश्यता के अंत होने के बाद जो अधिकार हमें प्राप्त होता है, उसी अधिकार को सिविल राइट्स कहा जाता है, सिविल अधिकार कहा जाता है। आगे समझ में? इसका यह मतलब है, जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है, उसका पृष्ठभूमि कहां से आता है? तो क्या बताओगे? आर्टिकल 17 से आता है। उसका जन्म कहां से हुआ? आर्टिकल 17 से हुआ है। आगे समझ में? आर्टिकल 17 पढ़ा है ना अभी आपने? ठीक है, अनटचेबिलिटी के बारे में, अस्पृश्यता का अंत के बारे में। तो ध्यान देना, ये जो है वो सिविल अधिकार जो संरक्षण अधिनियम 1955 है, उसका क्या है याद रखना, ओरिजिन यहीं से हुआ है। ठीक है, और इसको क्यों लाया गया है? तो ध्यान देना, सिविल अधिकार के संरक्षण के लिए इस कानून को लाया गया था। 1 जून 1955 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। इतना याद रहेगा। ठीक है, यहां तक। अब देखो, हमारे पास आर्टिकल 17 भी है और ये कानून है। अब इसके बावजूद, ठीक है, इसके बावजूद भी क्या करता है? कोई अपराध करता है, याद रहेगा, इसके बावजूद भी क्या करता है? अगर उल्लंघन करता है, इस कानून का उल्लंघन करता है, अगर अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है। आगे समझ में क्या बोल रहा हूं? ये कानून भी हमारे पास है, संविधान भी इसका उल्लेख है। इसके बावजूद अगर समाज में छुआछूत है, अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, तो ऐसे अपराध के लिए हमारे पास क्या याद रखना? दंड का प्रावधान किया गया। क्या किया गया है? दंड का प्रावधान। और ध्यान देना, जो दंड का प्रावधान है वो किसमें किया गया है? तो याद रखिएगा, इस कानून पे किया गया है। किस कानून पे? तो क्या बताओगे? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 पे। ठीक है, यहां तक। तो अलग अलग आपके पास क्या रहेगा? अपराध रहेगा, उसके लिए हमारे पास क्या होगा? अलग अलग क्या होगा? कानून होगा। ठीक है, यहां तक। अब ध्यान, अपराध के लिए दंड का प्रावधान है, और ये भी याद रखना, इसके लिए कानून कौन बनाएगा? तो ध्यान देना, भारत का संसद बनाएगा। कौन बनाएगा? भारतीय संसद में कानून बनाया जाएगा। समझ में आया? यहां तक एक बेसिक बता रहा हूं। ध्यान देना, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम ये मुख्य रूप से जो भारत के नागरिक है, जो भारत के निवासी है, उनके सिविल अधिकार को संरक्षित करने के लिए लाया गया है 1955 में। इसका ओरिजिन कहां से हुआ? आर्टिकल 17 जो अस्पृश्यता के अंत का क्या करता है? प्रावधान करता है। ठीक है, यहां तक। इसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति, याद रहेगा, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है? अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है, तो उसको अपन क्या करेंगे? दंड देंगे। दंड देने के लिए कानून बनाएंगे, तो कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा, ना कि विधानसभा।
कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। इतना क्लियर है यहाँ तक? हाँ बोलो, बोलो ना बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद रहेगा? हाँ बोलो। देखो छुआछूत, बिल्कुल ठीक है, याद रहेगा। हाँ बोलो। नहीं, वही है, एक प्रकार से उसी के लिए था। मतलब छुआछूत इन द सेंस अगर देखा जाए, निम्न जाति उच्च जाति, ये जो भेदभाव है ना उसको भी दूर करना है। आप निम्न जाति हो, आप हमारे साथ पढ़ नहीं सकते। आप उच्च जाति हो, ठीक है, तो मैं आपके घर जा नहीं सकता। मैं निम्न जाति हूँ, आपके मोहल्ले से गुजर नहीं सकता। ये सब इसमें शामिल होता है, ठीक है ना। जैसे आप शादी करोगे, घोड़े में बारात जा सकते, मैं नहीं जा सकता, ऐसा होता है। समझ में क्या बोल रहा हूँ? इसी को ही बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अगर इसका देखा जाए बेटा, पृष्ठभूमि देखते हैं, पृष्ठभूमि देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं किसका? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 का बैकग्राउंड देखते हैं। आगे समझ में आता है? तो देखना ध्यान से, प्लीज बोर्ड में ध्यान दो। देखो बेटा, सबसे पहले ना इसका पृष्ठभूमि देखोगे दो तरीके से देखो, ठीक है। एक डेट आपको याद करना है 1955 और एक डेट आपको याद करना है 1976। बीच में याद करना है 1965। क्या याद करोगे? 1965। आगे समझ में आता है? कितने डेट याद करने हैं? 3 डेट याद करना है, ठीक है बेटा। एक कौन सा डेट याद करोगे? 1955, एक 1965, एक 1976, 1976। समझ में आया यहाँ तक? ध्यान देना, 1955 में एक कानून बनाया गया भारतीय संसद के द्वारा छुआछूत को दूर करने के लिए, उसके उन्मूलन के लिए। याद रहेगा, उसका नाम था अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम, ठीक है, 1955। याद रहेगा क्या बोला मैंने? और जो अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 है, इसको ही 1 जून 1955 को क्या किया गया है? लागू किया गया है। क्या किया गया बेटा? लागू किया गया है। इसको याद कर लो जी, ठीक है। अभी जम्मू कश्मीर में भी है, क्या बोले? हाँ, अनटचेबल। अस्पृश्यता जो उन्मूलन अधिनियम है उसको 1955 में लागू किया 1 जून की तारीख को। आगे समझ में? उसके बाद क्या होता है, लगभग 10 साल के बाद जो तत्कालीन सरकार है वो क्या करता है, 1965 में एक समिति बनाती है। उस समिति का नाम है इलाया पेरूमल समिति, ठीक है। इलाया पेरूमल समिति बनाती 1965 में, याद रहेगा। तो ध्यान, इस समिति में से क्या करता है, एक प्रकार से सिफारिश करता है, सलाह देता है। तो इस समिति ने क्या किया, अधिनियम का नाम परिवर्तन करने का सलाह दिया, ठीक है। समिति ने क्या किया, अधिनियम के नाम परिवर्तन का क्या किया, सलाह दिया। आगे समझ में क्या बोला? तो देखो, इलाया पेरूमल, याद रखना, ये आंध्र प्रदेश का दलित नेता था उस जमाने में। याद है 1965 में हो गया था। इसका संबंध, इनका संबंध आंध्र प्रदेश से है। वो आंध्र प्रदेश के दलित नेता थे, हुआ करते थे उस समय, ठीक है ना। इनके भारत सरकार ने क्या किया था, इनके अध्यक्षता में समिति बनाई थी। समिति ने ये बोला कि आप सबसे पहले ये कानून है भाई, उसका नाम बदलो। उसके बाद क्या हुआ, जो अस्पृश्यता जो उन्मूलन है उसके लिए नाम आया, याद रखना, उसका नाम आता है, फिर चेंज होता है 1976 में, और नाम बनता है सिविल अधिकार, ठीक है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। याद रखना, वो 1955 ही होगा। कानून 1955 में बना, चाहे वो जितना बार भी अमेंड क्यों ना हो, जितने बार भी संशोधन क्यों ना हो, उसका नाम 1955 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक ईयर का भी चेंज नहीं होगा बेटा। लेकिन ध्यान देना, ये जिस दिन परिवर्तन हुआ, संशोधन हुआ, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955, संशोधन का वो 1976 पे, तो ये लागू हुआ है, याद रखना, 19 नवंबर, ठीक है, 19 नवंबर 1976 को, याद रखिएगा, जो परिवर्तन हुआ है वो लागू हुआ है। और 19 नवंबर को श्रीमती इंदिरा गांधी जी का बर्थडे होता है। आगे समझ में? इसलिए उसको उसी तारीख से लागू किया गया था, ठीक है बेटा। याद रहेगा क्या बोला? ये था कुछ पृष्ठभूमि जो आपको याद रखना था, ठीक है। यहाँ तक तो ये था सिविल अधिकार के बारे, इस कानून के बारे में कुछ जानकारी, और इसका पृष्ठभूमि कहाँ से आया है, ठीक है बेटा। यहाँ तक तो बेसिकली देखा जाए, इसका ओरिजिन क्या है, आर्टिकल 17, ठीक है। यहाँ तक हाँ बोलो, कुछ पूछना चाहते हो? जोर से बोलो।
पुण्यतिथि है। हाँ, बर्थडे पुण्यतिथि में अंतर होता है ना रे। ठीक है। हाँ, ये बेटा वो अलग चीज है, वो सीपीसी। हाँ, कोड ये अलग चीज है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम वो कानून है, उसके तहत दंड देते हैं। आईपीसी, सीआरपीसी। ठीक है। सीआरपीसी के तहत जितने भी दंड है ना, उसको डिटेल से समझाया गया है। जैसे बोलूंगा, गर्भवती महिला के साथ अगर आप कुछ गलत काम करते हो तो कौन सा दंड दिया है, उसको एक्सप्लेन किया गया सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। दंड देते हैं आईपीसी के तहत। आया समझ में? बताऊंगा बाद। देखो, जो दंड देते हैं ना बेटा, आईपीसी की धारा के तहत देते हैं। सीआरपीसी में उसको एक्सप्लेन किया गया है। हाँ बोलो। छोड़ दो उसको, वो हाँ वो काम का नहीं है, लेकिन ऐसे में बोल। हाँ, 1976 के दिन वो लागू हुआ। 1976 में बोला ना, लागू हुआ वो। आगे समझ में? ठीक है। हाँ, कानून चलेगा, वो लगातार चलेगा, लेकिन नाम बदल गया वो। ठीक है ना? अब देखो बेटा, आगे देखो, इतना ठीक है। अगला पढ़ते हैं दूसरा। इसी के अंतर्गत जो हमारे पास एक कानून है, उसमें अपन पढ़ते हैं प्रमुख परिभाषा। प्रमुख परिभाषा पढ़ते हैं। ठीक है? यहां तक प्रमुख परिभाषा में अगर देखा जाए, 5 परिभाषा याद कर लेना, जिसमें से 2 से 3 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पूछेगा सिविल अधिकार से आप क्या समझते हो। सिविल अधिकार से आप क्या समझते हो, एक प्रश्न आएगा मेंस में। ठीक है। दूसरा पूछेगा शेड्यूल कास्ट को परिभाषित कीजिए, अर्थात अनुसूचित जाति को परिभाषित कीजिए, ये प्रश्न आएगा। ठीक है। किसको परिभाषित करना है? अनुसूचित। ये 2 को रेडी कर लेना, एग्जाम में आएगा। ठीक है। फिर पूछेगा होटल, होटल क्या है। फिर पूछेगा लोक मनोरंजन स्थल को ये आएगा तो नहीं, लेकिन मैं इसको लिखा दूंगा आपको। लोक मनोरंजन स्थल, ये सीमा है, सॉरी सिनेमा है, ये सब। फिर आपको मिलेगा लोक पूजा स्थल, जो धार्मिक क्षेत्र है, लोक पूजा। आ गया जी समझ में? याद रहेगा? तो ये हमें क्या करना है, कानून पढ़ना है, जो आपको याद रखना है बेटा। समझ में आ गया? ध्यान दो, जो सिविल अधिकार है, इसकी परिभाषा धारा 2A में दिया गया है। 2 का, सॉरी, याद रहेगा, जो हमारे पास सिविल अधिकार है उसकी परिभाषा किस में दिया गया? धारा 2 का में दिया गया है। याद रहेगा? जो होटल है, होटल की परिभाषा धारा 2A में दिया है। क आया समझ में? आज तक समझ में आया क्या बोला ना? और जो हमारे पास लोक मनोरंजन स्थल है, इसकी परिभाषा धारा 2C में दिया। ये सब करना याद रहेगा, याद रखना है। ठीक है? यहां तक जो लोक पूजा स्थल है, इसकी परिभाषा धारा 2D में दिया गया है। ठीक है? समझ में आ रहा है? इसको याद रखना। और ध्यान दो, जो ये जो है, इसकी धारा 2DB में दिया गया है। याद रहे ना रहे, धारा 2 लिख देना है। वो पॉइंट याद रहे मतलब धारा 2 लिखना है। इसकी परिभाषा धारा 2 में दिया गया है। मेंस में इतना चलता है। आगे समझ में? वो कभी कभी प्री पूछ देता है किस धारा में करके। क्लियर हुआ बेटा यहां तक? तो देख लो, इसी को ये पहले अपन क्या करेंगे, 5 चीजों को पढ़ेंगे, तब जाके अपन प्रावधान पढ़ेंगे। दंड का प्रावधान, निर्योग्यता संबंधी प्रावधान, निलंबन संबंधी प्रावधान, बहुत सारे प्रावधान है। ठीक है? तो एक एक करके अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है? समझ में आया यहां तक? तो पहले परिभाषा बता दो, सीधा एग्जाम में आया है भाई ना। सिविल अधिकार से आप क्या समझते हो, और शेड्यूल कास्ट को परिभाषित कीजिए, अनुसूचित जाति को परिभाषित कीजिए। ठीक है? यहां तक अब देखो भाई, ठीक है ना? देखो भाई, सबसे पहला सिविल अधिकार। बेटा इसको 2 नंबर में, हो सके तो 4 नंबर में प्रिपेयर करना है ना। सिविल अधिकार से आप क्या समझते हो, परिभाषित कीजिए। आगे समझ में आता तक इसको प्लीज देखना। ठीक है? सिविल अधिकार से आप क्या समझते हो? ठीक है? याद रखना,
देखना बेटा अच्छे से। ये अच्छा भाई, ये बताओ इस कानून का ओरिजिन कहां से हुआ है? ठीक है यहां तक? तो देखो वहां पे ये लिखा है क्या, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता के अंत, ठीक है, अंत के बाद, अस्पृश्यता के अंत के बाद, अस्पृश्यता के अंत होने के बाद, क्लियर है, अंत, अंत किए जाने से, जाने से प्राप्त अधिकार, प्राप्त अधिकार सिविल अधिकार है, सिविल राइट्स है। क्लियर हुआ? यहां तक परिभाषा समझ में आया? तो सिविल अधिकार किसे कहते हैं? वह अधिकार जो हमें अस्पृश्यता के निवारण के बाद प्राप्त हुआ है, उसको अपन क्या कहते हैं? सिविल अधिकार। ये परिभाषा के तौर पर है। क्लियर है यहां तक? आगे याद रखना, यह जो अधिकार है, यह अधिकार देखो याद रखना, यह अधिकार किसके लिए है? छुआछूत को दूर करने के लिए है, अस्पृश्यता को निवारण करने के लिए है। तो यह अधिकार समाज में, ठीक है, यहां तक याद रहेगा, यह अधिकार समाज में समानता लाने का माध्यम है, समानता लाने का माध्यम है। तो पॉइंट हो गया। देखो वह अधिकार जो अस्पृश्यता के निवारण के बाद हमें प्राप्त हुआ, इसको सिविल अधिकार कहते हैं। इससे क्या आता है बेटा? समाज में समानता आती है। ठीक है, यहां तक इतना क्लियर है? देखना, इसकी जननी, सिविल अधिकार की जननी क्या है? इसकी जननी आर्टिकल 17 है। याद रहेगा, इसकी जननी आर्टिकल 17 है। एवं अधिनियम का उद्देश्य, अधिनियम का उद्देश्य भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 है। आ गया समझ में क्या बोला मैंने? आर्टिकल 15 क्या पता है? जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव का विरोध करना। आ गया समझ में यहां तक? अधिनियम का उद्देश्य आर्टिकल 15 है। इतना ही लिखना है ना, 2 नंबर पे है। तो देखो सिविल अधिकार से आप क्या समझते हो? ऐसा अधिकार जो हमें अस्पृश्यता के निवारण के बाद प्राप्त हो, उसको सिविल अधिकार कहते हैं। दूसरा, यह अधिकार समाज में क्या लाता है? समानता लाता है। इसकी जननी की आर्टिकल 17 है। और इस अधिनियम का उद्देश्य क्या बताओगे? ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक अब देखो एग्जाम्पल बता दो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मतलब एक एग्जाम्पल बता देना। एक समान शिक्षा, एक समान शिक्षा, ये भी है कि नहीं? ये सबके लिए जरूरी है, चाहे वो एसटी हो, एससी, जो भी हो ना भाई, सबके लिए जरूरी एक समान शिक्षा। याद रहेगा। आगे, सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश, सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश, ठीक है बेटा, याद रहेगा। उसके बाद ये बता देना, यहां पे धारा कौन सा है? धारा बताओ तो। धारा 2, बोलो ए, खत्म। इतना ही बताना है, हो गया बेटा। 2 नंबर है, फटाफट लिख के खत्म कर दो। तो सिविल अधिकार क्या है याद कर लोगे? फटाफट याद करना है ना, समझ में आया बेटा? तो पहला पॉइंट में क्या बताओगे? ऐसा अधिकार जो अस्पृश्यता के निवारण के बाद प्राप्त हुआ है, समाज में समानता लाने का माध्यम है। तीसरा क्या बताओगे आप लोग? तो देख लो अच्छे से, इसका जननी आर्टिकल 17 है और इस अधिनियम का उद्देश्य क्या? आर्टिकल 15 है। याद क्लियर हो बेटा? एग्जाम्पल में क्या बताओगे? एक समान शिक्षा, इसी का एग्जाम्पल है। सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश करना भी इसी का एग्जाम्पल है। कोई डाउट है किसी को? देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को ना? ठीक है यहां तक? तो देखो भाई आगे, ये ना हर साल आता है, एकदम बेसिक है ना, छूटना नहीं चाहिए भाई। अगला हमारे पास है, अनुसूचित जाति को परिभाषित कीजिए। शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति को परिभाषित कीजिए।
ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? तो देखो जो हमारे पास अनुसूचित जाति है, ठीक है, ध्यान रखना इसको ना अधिनियम की धारा पूरा लिखना है ना भाई, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट हिंदी में पूरा लिखना है उसको, ठीक है, या फिर आप लोग उसी को हिंदी में PR, ठीक है, सिटी लिख सकते हो। धारा 2DB में दिया गया है, याद रहेगा। जो अनुसूचित जाति है इसकी परिभाषा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2DB में दिया। हिंदी में क्या लिखोगे? ख, कोष्टक में क है, समझ, देखो हिंदी में बता देता हूँ भाई, हिंदी में जरूरी है। 2 घ और कोष्टक में ख, ऐसे लिखोगे जी? नहीं, ठीक है, यहाँ तक लिखना जरूरी है ना, हिंदी, हिंदी मतलब हिंदी। आगे समझ में आता है? अब देखो भाई, अनुसूचित जाति किसे कहते हैं, याद रहेगा। ध्यान देना, ऐसा वर्ग समूह, ऐसा वर्ग समूह, ठीक है, याद रहेगा। ध्यान देना, ऐसा वर्ग समूह जो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल, ठीक है, अनुच्छेद 341 है ना, में शामिल हो, में शामिल हो, एवं अनुच्छेद 366(24) में परिभाषित हो, ठीक है, यहां तक। उसे क्या कहते हैं? अनुसूचित जाति। ये छोटा सा परिभाषा है, ये कानूनी रूप से परिभाषा है, आया समझ? अपन कुछ भी लिख सकते हैं ना, उसको आप लिख लो, लेकिन आपको एक प्रकार से जेन्युइन परिभाषा उसका लिखना पड़ेगा। आया समझ में क्या बोला मैंने? तो जानना, ऐसा वर्ग समूह जो संविधान के अनुच्छेद 341 में शामिल हो एवं आर्टिकल 366(24) में क्या हो? परिभाषित हो। याद रहेगा बेटा, 24 में क्या हो? परिभाषित हो, या फिर जिसको शेड्यूल कास्ट कहा गया है उसको अपन क्या कहते हैं? शेड्यूल कास्ट कहते हैं। इतना ठीक है यहां तक? आगे देखो, किसी भी जाति को, किसी भी जाति को शेड्यूल कास्ट का दर्जा महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। कौन देता है? क्या पता होगा? राष्ट्रपति देता है। किसी भी जाति को शेड्यूल कास्ट का दर्जा कौन देगा? तो क्या पता होगा? राष्ट्रपति। अब देखो, जाति दो आधार पर रहता है, राज्य स्तर पर भी रहता है, केंद्र स्तर पर भी रहता है। बनाते हो ना भाई सर्टिफिकेट, आप लोग जाति से प्रमाण पत्र बनाते हो, तो राज्य स्तर पर राज्यपाल करेगा और केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति करेगा। आगे समझ में? तो ध्यान देना, किसी भी जाति को शेड्यूल कास्ट का दर्जा कौन देता है? महामहिम राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और ध्यान देना, राष्ट्रपति करते वही मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं, तो सिंपल सी बात है। आगे ध्यान देना, ठीक है, याद रहेगा, ध्यान से सुनना बेटा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी ने इन वर्गों के लिए ही हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। शब्द का प्रयोग किया था। समझ में आया यहां तक? फिर क्या बताओगे धारा किसमें है? ये इसका उल्लेख धारा 2DB में। खत्म हो गया, 4 कंटेंट क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? एकदम जेन्युइन पॉइंट लिखना है, 2 नंबर, ज्यादा फेंकना नहीं है भाई। समझ में आया तक? यहाँ 2 नंबर में फेंकने का हो सकता ही नहीं है, जितना है उतना लिखो। क्लियर है यहाँ तक? कर लोगे और तुरंत याद करते जाओ, मैं लिखा दे रहा हूं उसको, फिर आपकी परेशानी ना हो फिर बाद में। ठीक है यहां तक ना? चलो अब लिखा दूं तो याद रखना, आपको अभी मैं जो बताया हूं ना बेटा, इसमें आपके एग्जाम के लिए, मेंस के लिए बता देता हूं, बस ये दोनों को पढ़ देना। आ गया, आएगा परिभाषा में दोनों जरूर आएगा। अभी जो बताऊंगा वो आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन लिखा जरूर देता हूं। ठीक है ना? समझ में आया ना? चलो लिखो, परिभाषा लिखो बेटा। होटल, होटल जहां समोसा और चटनी मिलता हो। सही बात है? हाँ, प्याज महंगा हो तो मिर्चा मिलता है, मिर्चा महंगा हो तो प्याज मिलता है। सही बात है, लिखो। चलो
लिखा तो है आर्टिकल 341। और कहाँ आप कहाँ चाहते हो? अच्छा, परिभाषा नहीं लिखा बोल रहे हो? नहीं, देखो मेरी बात, 2 नंबर में जिन्हीं परिभाषा ही लिखना, उसके बाद ये लिख देना ना, ये जो वर्ग है, ठीक है, वर्ण व्यवस्था में, ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था में इसको शामिल नहीं किया गया था, ये एक्स्ट्रा है, लिखना है उसको, चलो लिख दो। अरे लेकिन वो एक्स्ट्रा फैक्ट है, उसको नहीं लिखो चलेगा, 2 नंबर में लिखो, चलो तो इसी में करो, तो अनुसूचित जाति में लिखो, लिखना इन वर्गों को या फिर इस वर्ग को वर्ण व्यवस्था में से बाहर रखा गया था, इस वर्ग को वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा गया था। वर्ण व्यवस्था बेटा, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब सुना है ना आप लोगों ने, उसी को वर्ण व्यवस्था कहते हैं, ठीक है ना, बस इतना लिख दो। वो आप लोग जो बोलचाल की भाषा इस्तेमाल करते उसको नहीं लिखते हैं, नहीं उसको नहीं लिखना है, इतना बस लिख, इतना खत्म कर देना, आगे समझ में आता है? बस अगला लिखो होटल, चलो लिखो तो, होटल की परिभाषा लिखो, वह स्थान जहां खान पान एवं खाने की चीजें एवं ठहरने की व्यवस्था हो, वह स्थान जहां खान पान एवं ठहरने की व्यवस्था हो, ठीक है, होटल है या होटल कहला, कॉमा करके लिखो होटल है, लिख लिया यहां तक? थोड़ा कान पे बेटा काम करो, अच्छे से अच्छे सुना करो, मन को शांत रखो, ठीक है ना, तब जाके चीजें समझ में आएंगी। लिखो होटल वह स्थान जहां खान पान एवं ठहरने की व्यवस्था हो, होटल है। अगला पॉइंट लिखना, इन स्थानों पर अस्पृश्यता वर्जित होती है, इन स्थानों पर अस्पृश्यता वर्जित होती है, प्रोहिबिटेड ना, अस्पृश्यता वर्जित होती है, हो गया। छुआछूत नहीं कर सकते वहां पे, आपके होटल में आप जाओगे बोलोगे मैं तो ब्राह्मण हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, और आपके पास सपोज को शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति आता है, मैं आपको समोसा नहीं बेचूंगा, ऐसा होता है, पहले होता था, कहीं कहीं अभी होता भी है, तो इन्हीं सबको रोकने के लिए कानून को लाया गया है। अगला बोले ना, एग्जाम्पल लिखो, होटल में क्या क्या आता है, आपने तो होटल आप जानते हो, लिखो होटल में क्या क्या आता है, भोजनालय, कोई भी भोजनालय लिखो, ठीक है, इंग्लिश में भी भोजनालय, फिर है जलपान गृह, कॉमा कैफे, लिखो कैफे, ये सब लिखा है, कैफे, हाँ हिंदी में भी लिखना कैफे, इंग्लिश वर्ड है कैफे, ठीक है, यहाँ तक भोजनालय है, जलपान गृह है, कैफे मैडम, कैफे ही वो लिखना है, हाँ, जरूरी नहीं कि इंग्लिश, हर इंग्लिश का हिंदी शब्द रहे। अगला लिखो, कोई भी धर्मशाला, जैसे आप कहीं गए हो, देखो धर्मशाला में भी ठहरते हैं ना, इसको पूजा स्थल में नहीं रखेंगे धर्मशाला को, क्योंकि यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था होती है और साथ ही साथ खान पान की भी व्यवस्था होती है, इसलिए उसको होटल के अंतर्गत रखा गया है। आगे समझ में आता, लिख लेंगे परिभाषा ना, कितना लाइन बताया मैंने, 3, फिर धारा बता दो, धारा क्या होगा, 2A.A, ये ना, होटल की परिभाषा धारा 2A में दिया गया है, सही बात है, यहां तक कर लेंगे, ठीक है। आगे लिख, बन जाएगा ना ये, लोक मनोरंजन स्थल लिखो, अगला हेडिंग डालो, लोक मनोरंजन स्थल, लोक मनोरंजन स्थल, घर में जाके क्वेश्चन देखना है, सिविल अधिकार जो अधिनियम है वहां से क्या क्या प्रश्न आए, लिखो इसके बारे में। वह सार्वजनिक स्थल जहां सभी लोगों को प्रवेश दिया जाता है, वह सार्वजनिक स्थल जहां सभी लोगों को प्रवेश दिया जाता है, ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। फिर लिखो या करके लिखो दूसरा पॉइंट, सेम पॉइंट में लिख सकते हो, या मनोरंजन किया जाता है,
या करके लिखते जाओ, मनोरंजन की व्यवस्था हो, ठीक है, मनोरंजन किया जाता है या मनोरंजन की व्यवस्था है या हो। क्लियर है यहां तक? उसे क्या कहते हैं, लिख दो, उसे लोक मनोरंजन स्थल कहते हैं। परिभाषा क्लियर है? सार्वजनिक स्थल हो जहां सबको प्रवेश दिया जाता हो और वहां पर किसकी व्यवस्था हो, मनोरंजन की व्यवस्था हो। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल बिना आप नहीं लिख सकते परिभाषा को, समझ में आया? एग्जाम्पल लिखना, सिनेमा घर, ठीक है, सिनेमा घर, कॉमा खेल मैदान, खेल मैदान, कॉमा प्रदर्शनी, जैसे उत्सव मेला लगता है ना उधर सुपेला में, देखा होगा। अब उसमें आप मन वो जो रहता है झूला, आकाश झूला, ये थोड़ी बोलोगे ना मैं आपको नहीं झूलाऊंगा करके, ये तो गलत हो जाएगा कि नहीं, इसको याद रखना है। क्लियर है? अगला पॉइंट लिखना है, यहाँ या फिर इस स्थल पर अस्पृश्यता का वर्जन होगा, अस्पृश्यता का आचरण वर्जित होगा, अस्पृश्यता का आचरण वर्जित होगा, ठीक है, लिख दिया। देखो एकदम सिंपल साधारण शब्दों में लिखा रहा हूं ना, ठीक है भाई। इसी को आप लोग अगर और देखना है ना एकदम, तो बेयर एक्ट से देख सकते हो, सीधा गूगल जाओ, बेयर एक्ट निकालो, वहां से मिल जाएगा। लेकिन समझना है ना उस शब्दों को, वो जो शब्दावली रहता है वो जरूरी है। अब लिख दो धारा, धारा क्या होगा, सी, है ना। कुछ भी डाउट है सीधा बेयर एक्ट से पढ़ लो, ठीक है ना। लेकिन याद रखना इतना ही है ना, उसमें शब्दावली थोड़ा सा भयानक है। अगला लिखो, लोक पूजा स्थल, लोक पूजा स्थल, लोक पूजा स्थल, ठीक है ना। लोक पूजा स्थल पे लिखो, सार्वजनिक पूजा स्थल को, सार्वजनिक पूजा स्थल को लोक पूजन स्थल कहा गया है, सार्वजनिक पूजा स्थल को लोक पूजा स्थल कहा गया है। हाँ हिंदी में, हाँ ठीक है। इसके अंतर्गत डैश करके लिखते जाओ पहला, इसके अंतर्गत डैश करके लिखो पहला, क्या क्या आता है लिखो, पहला लिखो ऐसा पूजा स्थल जहां सभी को प्रवेश की अनुमति हो, लिखते जाओ। पहला पॉइंट है ऐसा पूजा स्थल जहां सभी को प्रवेश की अनुमति हो, जहां सभी को प्रवेश की अनुमति हो। दूसरा, ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, ऐसे स्थल से जुड़े हुए, देखो पूजा स्थल है, अब पूजा स्थल में देखा होगा वहीं पे तालाब रहता है, वहीं पे कुआं रहता है, वो भी तो पवित्र स्थल होगा ना। तो लिखना ऐसे पूजा स्थल से जुड़े हुए पवित्र स्थल, जैसे मंदिर परिसर में देखा होगा बावड़ी रहता है, तालाब रहता है, पोखरा रहता है, ये सब रहता है ना। तो ऐसा पूजा स्थल से जुड़ा हुआ पवित्र स्थल, कोष्ठक में लिख दो घाट, एग्जाम्पल में ना घाट, नदी का घाट, फिर लिखो पोखरा, छोटा छोटा तालाब, फिर लिख दो कुंड। याद रखना ये भी पूजा स्थल में आएगा ना, समझ में आया। अगला पॉइंट लिखना तीसरा, कोई निजी स्वामित्व का पूजा स्थल, प्राइवेट, आपके घर का मंदिर, ठीक है, कोई निजी, प्राइवेट ना, कोई निजी स्वामित्व का पूजन स्थल जहां स्वामी ने मतलब मालिक ने ना, घर के मालिक ने, जहां स्वामी ने सभी को पूजा की अनुमति दी हो, जहां स्वामी ने सभी को पूजा की अनुमति दी हो। आ गया समझ में आज तक? क्लियर है बेटा? ठीक है ना। आपके घर में मंदिर है, जाहिर सी बात है आप ही पूजा करोगे और आप ही का वहां पे राइट्स। लेकिन अगर आपने मोहल्ले में 10 लोग हैं, 9 लोग को अलाउ किया है, तो 10वां को अगर ये बोलोगे वो एसटी शेड्यूल कास्ट का इसलिए नहीं बुला रहा हूं, तो वो गलत है, आपको उसको भी अलाउ करना पड़ेगा। आगे समझ में आता है? यही बोला गया है, याद रहेगा ना। धारा लिख दो,
धारा 2D। ठीक है बेटा, परिभाषा क्लियर है? पढ़ो चलो, पढ़ो तो चलो। पढ़ते जाओ, पूछूंगा अभी ना। ठीक है भाई, आगे बढ़े फिर। ठीक है, प्लीज बोर्ड में ध्यान दो। अगला हमारे पास जो टॉपिक, ठीक है ना, ध्यान देना, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। के प्रमुख प्रावधान, आगे समझ में क्या बोला? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के प्रमुख प्रावधान। आगे बेटा याद रखना, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही इसका बैकबोन है ना इस अधिनियम, इसी को पढ़ लो, बहुत है। ध्यान रखना, इसमें आपको पढ़ना है धारा 3 से लेके 17 तक, इसी में पढ़ना है भाई। धारा कहां से कहां तक? 3 से 17 तक, ठीक है। यहां तक देखो भाई, सबसे पहले देखते जाओ, फिर लिखना। पहले अपन पढ़ेंगे, ठीक है, यहां तक याद रहेगा। देखो, पहला रहेगा दंडात्मक प्रावधान, पैनल प्रोविजन, ठीक है, दंडात्मक प्रावधान, दंड देंगे, गलत करोगे तो दंड देंगे। आगे समझ में। दूसरा है निलंबन संबंधी प्रावधान, निलंबन संबंधी प्रावधान, सस्पेंसिव प्रोविजन। आगे समझ में। फिर है दुष्प्रेरण संबंधी प्रावधान, दुष्प्रेरण, एबेटमेंट, ठीक है, एबेटमेंट, ABETMENT, एबेटमेंट, दुष्प्रेरण संबंधी प्रावधान, ठीक है। चौथा न्यायालयीन प्रावधान, मतलब ध्यान देना, कोर्ट में जो भी प्रोविजन होगा वो कोर्ट क्या करेगा वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है, यहां तक। फिर हमारे पास रहेगा कंपनी संबंधी प्रावधान, कंपनी संबंधी प्रावधान। आगे समझ में, इसको प्लीज देखते जाओ बेटा, कंपनी संबंधी प्रावधान अपन पढ़ेंगे, इतना ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन अन्य प्रावधान, अपन क्या पढ़ेंगे? अन्य प्रावधान। आगे समझ में आता है? इसको देखो अच्छे से, क्लियर है? तो ध्यान देना, ये जो हमारे पास अधिनियम है, ये बेटा इसमें जो 5 जो प्रावधान पढ़ने वाले हैं ना अपन, ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी धारा होगा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला दंड देंगे। दंड कब देंगे? जब लोग पूजा स्थल में अस्पृश्यता करोगे, जब लोग मनोरंजन स्थल में अस्पृश्यता करोगे, जब होटल में अस्पृश्यता का आचरण करोगे, जब आप शेड्यूल कास्ट की जाति पर क्या करोगे? कमेंट करोगे, जब आप सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करोगे तो दंड देंगे। आगे समझ में? तो ध्यान देना, जो हमारे पास दंड की व्यवस्था है, याद रहेगा, इसका उल्लेख अधिनियम की धारा 3 से लेकर के 7A तक है। आगे समझ में?
अधिनियम की धारा कहां से कहां तक है? 3 से लेकर के 7A तक है। आ गया ना, इस बात को ध्यान देना। दूसरा, जो सस्पेंसिव है प्रावधान जो है, इसका उल्लेख अधिनियम की धारा 8 से 9 तक है। कहां से कहां तक है? 8 से 9 तक है। याद रहेगा ना, इसको ध्यान देना। और याद रखिएगा, जो दुष्प्रेरण संबंधी प्रावधान है, इसका उल्लेख 10 से 11 तक है। 10, 10A और 11 3 ठो है ना, उसमें याद रखना, बताऊंगा अभी। ठीक है। जो न्यायालयीन संबंधी प्रावधान है, ये धारा 12 से 13 तक है। याद रहेगा। कंपनी संबंधी प्रावधान 14 और 14A में है। और अन्य प्रावधान जो है वो धारा 15 से 17 के बीच में। ठीक है बेटा, याद रहेगा। धारा 10, धारा 10A, धारा 11। ठीक है, यहां तक इतना पढ़ना है। क्लियर हुआ यहां तक? तो देख लो, ये हमारे पास है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के प्रमुख प्रावधान। ठीक है, इसको पढ़ लो, बस खत्म। यही है जिंदगी, इतना नहीं सोचना है। हाँ कि नहीं? सिंपल है। देख लो भाई, अच्छे से नोट करो। ठीक है, क्लियर हुआ? याद रहेगा ना? ठीक है ना, शुरू करें। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ। देखो, मानव अधिकार अधिनियम एक्चुअल में आयोग के बारे में पढ़ा था, तो इसमें धारा का उल्लेख नहीं था। इसमें एक्चुअल में आप कानून के बारे में पढ़ रहे हो ना, याद रखना। समझ में आया? वो अलग चीज ये थी। अब देखो भाई ध्यान से, पहला पढ़ते हैं। पहला हमारे पास है, नीला पेन में नहीं लिखेंगे। पहला हमारे पास है, नीला हो गया है। दंडात्मक प्रावधान आ गया। देखते जाओ, चीजों को पहले सरल कर लो। इसमें क्या क्या पढ़ना है? पैनल प्रोविजन बोलते हैं, याद रहेगा, दंडात्मक प्रावधान। ठीक है ना? तो देखो, प्रश्न 4 नंबर में और 8 नंबर में आ सकता है। सुनना, प्रश्न बनाने भी आना चाहिए ना भाई। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में दंड के लिए क्या व्यवस्था की गई है, इसी पूछेगा। प्रश्न समझ में आया? दंड के लिए क्या व्यवस्था किया गया? दंड का प्रावधान ही तो है ना भाई। तो कौन कौन सा दंड है, आया समझ में? तो देखो, ध्यान देना, इसमें पढ़ेंगे धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7 और धारा 7A। ठीक है, यहां तक धारा 3 हो गया। 3 के बाद क्या बोलना है? 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 7A। याद रहेगा बेटा? पहले याद कर लो, सिंपल है ना, ज्यादा कठिन मत समझना। ठीक है, तो ध्यान देना, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में दंड के बारे में, भाई तुम कठिन लग रहा है क्या? तो ध्यान देना, कैसे रे भाई, समझ में आ रहा है कुछ? दंड के लिए क्या प्रावधान किया गया है? ठीक है, यहां तक ठीक है। ध्यान देना, दंड वही बताया। तो सबसे पहले, अगर आप धार्मिक निर्योग्यता, रिलीजियस डिसेबिलिटी, ठीक है, धार्मिक निर्योग्यता लागू करते हो, धार्मिक निर्योग्यता लागू करते हो अपने क्षेत्र में, अपने मनोरंजन क्षेत्र में, ठीक है, अपने होटल में, समझ में आया क्या बोल रहा हूं? अगर करते हो तो क्या करेंगे? दंड देंगे। दंड हमेशा कॉमन रहेगा, याद रखना, 6 महीने से 1 साल, 500 से 1000 रुपए से छोटा छोटा रहता है। आगे समझ में? इतना समझ में आया? अभी अपन टोटल पढ़ेंगे ना, याद रखना। अगर आप धार्मिक निर्योग्यता लागू करोगे तो वो क्या है, मैं बताऊंगा आगे। दूसरा हमारे पास है धारा 4 में सामाजिक निर्योग्यता। ठीक है,
सामाजिक निर्योग्यता। तो ध्यान दें, अगर आप अपने क्षेत्र में, निवास क्षेत्र पे हो, जो भी हो, ठीक है ना, पूजन स्थल हो गया, मनोरंजन स्थल हो गया, होटल हो गया, अगर आप सामाजिक निर्योग्यता लागू करते हो, समाज के बेसिस पे क्या करते हो, आप भेदभाव करते हो, तो अब दंड देंगे। धार्मिक निर्योग्यता हो गया, सामाजिक निर्योग्यता हो गया। आगे ठीक है, आगे ध्यान देना, अस्पताल, सुनो अच्छे से, अस्पताल, अस्पताल आदि में प्रवेश पर अगर निर्योग्यता लागू करते हो, प्रवेश करने से रोकते हो, अस्पताल के अंतर्गत औषधालय भी आएगा, बहुत मतलब जितना भी मेडिकल की चीजें हैं ना, समझ में आया, अगर आप उसमें प्रवेश करने से रोक देते हो, इसका मतलब आप निर्योग्यता लागू कर रहे हो, और हम आपको क्या कर सकते हैं, दंड दे सकते हैं इस कानून के सम्मत। आगे समझ में, इसको याद करना। देखो धारा 6 में बोला गया है, सेवा प्रदान करने या माल बेचने से रोकने पर आया समझ में? क्या बोला, कोई व्यक्ति है शेड्यूल कास्ट का, अगर वो टमाटर अभी बेच रहा है, सपोज 150 रुपए किलो टमाटर वर्तमान में, एग्जाम्पल, वो गांव गांव जाके क्या कर रहा है, टमाटर बेच रहा है। सही बात है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं अभी बेचूं भाई मैं बन जाऊंगा लखपति या करोड़पति। सही बात है ना। तो आपके गांव वाले में सबके सब सपोज ऊंचे जाति के लोग हैं ना, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ऊंचा जाति निम्न जाति कुछ नहीं होता, सपोज ना, अगर ऐसे का उदाहरण है तो ध्यान रख गया, तो वो बोले कि भाई आप हमारे गांव से भाग जाओ, क्योंकि आप निम्न जाति के व्यक्ति, आप हमारे इस गांव में आ ही नहीं सकते, टमाटर बेच ही नहीं सकते। तो आप क्या कर रहे हो, उसको सेवा प्रदान करने से, माल बेचने से मना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, निर्योग्यता लागू कर रहे हो। तो ऐसा करोगे तो क्या होगा, ठीक है, यहां तक याद रहेगा। अगला ध्यान देना, धारा 7 में बोला गया है अन्य अपराध के लिए दंड। ठीक है, अन्य अपराध के लिए दंड, एक्स्ट्रा जो भी और अपराध करोगे तो जाओगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है बेटा कि यहां तक? देखो सुनना अच्छे, धारा 7 में क्या किया गया, SC ST सदस्य के इच्छा के विपरीत, सदस्य की इच्छा के विपरीत उनसे करवाया गया श्रम, ST SC सदस्यों से, याद रखना, सदस्यों से इच्छा के विपरीत करवाया गया श्रम। समझ में आया? अगर आप उनसे कुछ काम करवाते हो जो उनके इच्छा के ही विपरीत हो, आगे समझ में, तो क्या होगा बेटा, दंड का प्रावधान होगा। समझ में आया? तो ध्यान देना, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में दंड संबंधी प्रावधान को एक्सप्लेन करना है 8 नंबर में, कर लोगे? हालांकि इसको मैं समझाऊं, अभी लिखाया नहीं हो ना, अभी अब सबको क्या करो बेटा, 2-2 लाइन पे लिख दो, हो गया उत्तर तैयार। समझ में आया कैसे लिखते हैं? दंड है ये बता दो, और सुनना भाई, दंड ना सबके लिए कॉमन है, बता देता हूं ना, याद रहेगा, दंड मैक्सिमम सबके लिए क्या हमारे पास कॉमन है। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? देखो ज्यादा से ज्यादा दंड क्या होता है पता है, 6 महीना से 1 साल होगा, या फिर 500 रुपए से 1000। हाँ भाई, कोई कहीं पे ज्यादा होगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन कॉमन इतना याद रखना इसमें, तो 6 महीने से 1 साल होगा, या फिर क्या होगा, 500 रुपए से 1000 रुपए होगा। इतना ठीक है? यहां तक क्लियर है? यहां तक कहीं कहीं ज्यादा होगा तो मैं बता दूंगा आपको, समझ में आ रहा है बेटा, कहीं कहीं हो सकता है कम हो जाए। क्लियर है? तो कल ध्यान देना, कल इसको मैं डिटेल से समझाऊंगा और कल इसको लिखाता हूं। यहां तक आज के क्लास में किसी को दिक्कत है? आज हमने पढ़ा है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के बेसिक के बारे में बताया मैंने, और कुछ मैंने धाराओं का उल्लेख किया है। अब बेटा धारा याद अब हो जाएगा ना, धारा याद 3 से 7 ही है, एक के बाद एक पढ़ते जाओ। धार्मिक है, सामाजिक है, अस्पताल है, माल है, माल बेचना है, अगर हमारे पास अन्य अपराध है, सेवा प्रदाता है, यही है ना अपने पास, इसको प्लीज पढ़ना। ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? ठीक है, फिर कल मिले फिर। ठीक है, थैंक यू।